हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो हमारी परिचर्चा चल रही थी। उस परिचर्चा के अंतर्गत यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1937 का चुनाव में क्या हुआ, यानी 1934 के बाद जब सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया तो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह के आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस तरह और समझने की कोशिश करते हैं और जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, वहाँ से पूरी अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में क्या हुआ। राष्ट्रीय राजनीति जो राष्ट्रीय राजनीति थी उसमें क्या हुआ। अभी देखिए, चाहे वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या रैमसे मैकडोनाल्ड परियोजना योजना हो या अनेक प्रकार के जो साइमन कमीशन हो, इन सब का परिणाम यह निकला। चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, इस समय भारत में एक नियम आया, अधिनियम, जिसके तहत भारत के अंदर पूरी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होगा। एक ऐसा नियम, एक चार्टर एक्ट, एक अधिनियम आया। आप उसे जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये आपका अधिनियम है। 1934 के बाद सबका परिणाम यह निकला। 1928 में जैसे नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद चाहे वो साइमन कमीशन हो, चाहे वो तीन के तीन गोलमेज सम्मेलन हो, या फिर जो महात्मा गांधी के द्वारा चला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया हो, उन तीनों का परिणाम यह निकला कि भारत जो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा एक अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। जब तक आपका देश आज़ाद नहीं होगा यह अधिनियम तब तक लागू रहेगा और देश के अंदर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन पूरे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही होता रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। जब यह नियम लाया गया तो इस नियम में यह बताया गया, मैंने आपको क्यों बताया, यह नियम इसलिए लाया गया क्योंकि इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जितने भी भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों को प्रांतों में स्वायत्तता दे दी जानी चाहिए। इसका क्या अर्थ है सर? जितने भी भारतीयों को प्रांतों में, प्रांत मतलब समझते हैं, जिसे आज आप स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, इनमें स्वायत्तता दे देनी चाहिए। यानी यहाँ इस क्षेत्र पर आकर यहाँ के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। समझे? भारतीयों को प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई। इसका क्या मतलब? इस लाइन का यह मतलब है कि भारतीय लोग अब चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब भारतीय लोग चुनाव प्रक्रिया में, कौन सी चुनाव प्रक्रिया में? विधानसभा या विधानमंडल की प्रक्रिया में चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन देखिएगा, जब भारत के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, अब 1937 में, ये तो 1935 में है, अब भारतीय लोग जो चुनाव में भाग लेंगे 1937 में। और भारतीय इसका अर्थ यह निकला कि जब प्रांतों में स्वायत्तता दी गई, भारतीय सत्ता चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकती है। प्रक्रिया में भाग ले सकती है। क्या भारत के लोग चुनाव में भाग लेंगे? हाँ लेंगे। लेकिन चुनाव कब होगा? चुनाव होगा, लेकिन उन्हें यह भी कहा गया कि कांग्रेस, इस टाइम एक ही पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी भारत में, वो थी कौन सी? कांग्रेस। कौन सी थी? कांग्रेस के द्वारा कुछ मांगे रखी गई कि जो प्रांत का गवर्नर होगा वो प्रांत में मुख्यमंत्री बना जाता है, जो सरकार बनाई जाती है, उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी जो प्रांतों में, ये आपका प्रांत होगा, प्रांत में एक गवर्नर भी होता है, गवर्नर, जिसे आप राज्यपाल कहते हैं आधुनिक समय में। ये गवर्नर मुख्यमंत्री समझते हैं आजकल, जो आधुनिक समय में सीएम होता है, उस टाइम जो यहाँ सरकार के द्वारा जो भी बनाया जाएगा, जब किसी पार्टी को कांग्रेस की सरकार होगी तो ये गवर्नर इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी यह कहा गया कि जो प्रांत होंगे, ये आपका प्रांत होगा। प्रांत यानी प्रांत में जो भी सरकार बनाई जाएगी, कांग्रेस के द्वारा बनाई जाएगी, तो उसमें गवर्नर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत सरकार के द्वारा यह भी मांग मान ली गई और कहा गया आप चुनाव कराइए। लेकिन देखिए 2 साल बाद परिणाम यह हुआ, फरवरी 1937
फरवरी 1937 में लगभग चुनाव होने स्टार्ट हुए। और जैसे चुनाव होने स्टार्ट होंगे, लगभग जो चुनाव हुए वो 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में। 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कितने प्रांतों में चुनाव हुए दोस्त? 11 प्रांतों में। आइए देखिए चुनाव का परिणाम क्या निकला। पहले ये जान लेते हैं चुनाव की प्रक्रिया में कितने लोगों ने भाग लिया, कौन कौन सी पार्टियों ने भाग लिया। आइए जानते हैं चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन सी पार्टियों ने भाग लिया। तो चुनाव की जब प्रक्रिया कराई गई तो चुनाव की प्रक्रिया में 2 ही पार्टी थी जिन्होंने मुख्य रूप से भाग लिया। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन 2 पार्टियां मुख्य रूप से उभरकर सामने आती हैं। वे कौन कौन सी थी उनके बारे में भी जान लेते हैं, आपको इसे नोट करते चलिएगा। आइए वे दो पार्टी देख लेते हैं कौन कौन सी थी जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में भाग लिया। वे 2 पार्टी थी आपकी, एक थी कांग्रेस, दूसरी थी मुस्लिम लीग। हम इन दोनों पार्टियों की बात करेंगे। कांग्रेस ने भाग लिया और मुस्लिम लीग ने भाग लिया। चुनाव कितने प्रांतों में हुआ? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, यानी 11 छोटे छोटे प्रांत थे, यानी आप 11 स्टेट कह सकते हैं, 11 राज्य कह सकते हैं। 11 प्रांतों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया और जहाँ तक मेरा आंकड़ा है लगभग 3 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला। कितने? 3 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला और जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो भी 11% रहा। कितना? 11% ही। उससे आपको मतलब नहीं है, नहीं आपको 3 करोड़ से मतलब है। आपको बस यह याद रखना है कि जो चुनाव हुआ कितने प्रांतों में हुआ? 11 प्रांतों में हुआ। आपको इसमें कौन कौन सी मुख्य पार्टियां थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस भी थी और मुस्लिम लीग थी। आइए देख लेते हैं कांग्रेस का क्या हाल हुआ और मुस्लिम लीग का क्या हाल हुआ। लेकिन कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा था, इसके द्वारा एक समिति, महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। महात्मा गांधी यह नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे इस समय आकर। लेकिन यहाँ देखिए भारत के लोग किस तरह भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में सरकार के साथ इस सरकार बनाने में उलझ जाते हैं। तो महात्मा गांधी इसलिए नहीं चाहते थे, लेकिन सबकी सहमति थी, तो इसलिए कुछ ना सही भाग, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी से, गाँव में एक कहावत प्रचलित होती है। इसलिए क्या हुआ, कांग्रेस के द्वारा जो छोटे छोटे प्रांत थे उनमें चुनाव लड़े जाते हैं 11 प्रांतों में, और कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की कांटे की टक्कर होती है। लेकिन देखिएगा मुस्लिम लीग को यहाँ मुंह की देखनी पड़ती है और मुस्लिम लीग बहुत बेहद खराब प्रदर्शन करती है और मुस्लिम लीग पूरी तरह हार जाती है। उसके बाद आइए देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ। 11 प्रांतों में से 11 प्रांत थे, 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। यानी इस चुनाव की प्रक्रिया में 11 प्रांत में से 5 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार थी उसे पूर्ण बहुमत मिला। प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपको, पर कितने प्रांतों में चुनाव हुआ था 1937 का? चुनाव कब हुआ था? 1 फरवरी, कहीं 1 फरवरी डेट है, कहीं 1 अप्रैल भी डेट है, तो 1 फरवरी 1937 बिल्कुल सही है। 1 फरवरी 1937 में चुनाव हुआ। जब 1 फरवरी 1937 को चुनाव हुआ तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो प्रदर्शन था वो खराब प्रदर्शन रहा, बेहद खराब प्रदर्शन रहा। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था बेहद शानदार रहा, बेहद शानदार। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 11 में से 5 सीट जीत ली जाती है। कितनी? 11 में से 5 सीट जीत ली जाती है। और देख ले 11 में से जब 5 सीटें जाती है, सबसे ज़्यादा जो भारी बहुमत प्राप्त होता है वो देखते हैं कहाँ प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा जो जीत हुई कांग्रेस की, यानी सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस ने कहाँ जीती? आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस ने। मैंने कहा कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी? 11 में से 5 सीट जीती। ये इन 5 सीटों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से पेपर में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपसे 1937 के चुनाव से अगर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। वह कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था? पूर्ण बहुमत समझते हैं ना आप? पूर्ण बहुमत, जैसे किसी राज्य में 100 सीटें, किसी प्रांत में 100 सीटें, 100 में से 51 सीट उसके हाथ में चली जाए, इसे बोलते हैं पूर्ण बहुमत। तो सरकार बनाने के लिए सक्षम है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा, आप इसे याद रख सकते हैं, MBSU 1 2 3 4 5 राज्य। वे 5 राज्यों के नाम याद रखने की आपको टेक्निक MBSU इसे याद रख 5 के 5 नाम राज्यों के नाम। M का मतलब है आपका मद्रास। मद्रास में बम्पर जीत हुई, 265 में से 159 सीट, 265 में से 159 सीट बम्पर जीत हुई मद्रास में। किसकी? कांग्रेस की। मद्रास
एम का मतलब मद्रास, दूसरे वाले एम का मतलब है, दूसरे वाला एम का मतलब है मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत भी कह सकते हैं, या आप इसे संयुक्त प्रांत भी कह सकते हैं। मध्य प्रांत नहीं, इसे संयुक्त प्रांत नहीं, इसे बरार का क्षेत्र बोलते हैं, बरार, बरार क्षेत्र। यहाँ भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। ये बी है, बी का मतलब होता है बिहार, बिहार, बिहार में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन। एस का मतलब संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, जिसे आज आप यूपी कहते हैं। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस का बेहद शानदार प्रदर्शन रहा। यू का मतलब होता है उड़ीसा, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। दोबारा फिर से देखिए, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, MMBSU आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को कहाँ प्राप्त हुई? मद्रास में। कितनी? 265 में से 159 सीट कांग्रेस को मद्रास में प्राप्त हुई, यानी सबसे ज़्यादा बेहद प्रदर्शन रहा किसका। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, और मुस्लिम लीग अब अलग अलग हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी, और मुस्लिम लीग यहाँ से दो धाराओं में बढ़ती हुई नजर आई। बात समझ में आई आपको कि मैं आपको 1937 का चुनाव समझा रहा हूँ कि जो किस तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1937 का चुनाव हुआ, और जैसे इस चुनाव हुआ 11 सीटों पर चुनाव, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, 11 में से 5 प्रांत में जो कांग्रेस थी उसको पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन 3 प्रांत ऐसे भी थे, कितने प्रांत? 3 प्रांत ऐसे भी थे वहाँ कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सहयोग से भी सरकार बनाई गई। जब सहयोग से सरकार बनाई गई 3 राज्य, जैसे वो बंगाल भी हो सकता है, आसाम भी हो सकता है, बम्बई भी हो सकता है, यहाँ सहयोग से सरकार बनाई गई। और इस तरह आप कह सकते हैं 11 में से 8 प्रांतों में, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो गई। कांग्रेस की जो सरकार थी वो बन गई 11 में से 8 प्रांतों में। इसे बेहद शानदार प्रदर्शन ही कह सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम, अब हम आपको बताते हैं मुस्लिम लीग का क्या हाल हुआ। मुस्लिम लीग को, जहाँ मुस्लिम लीग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती थी, जहाँ मुस्लिम लीग चाहती थी, यह समझती थी कि मुस्लिम लीग को वहाँ जैसे पश्चिमी भाग मतलब बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला, लाहौर वाला इलाका, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका होगा, वहाँ से मुस्लिम लीग को ज़्यादा संख्या में वोट प्राप्त होंगे। लेकिन देखिए वहाँ के लोगों ने, यानी मुस्लिम के लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिया, मुस्लिम लीग को पसंद नहीं किया, नकार दिया। लेकिन देखिएगा जैसे जैसे 1945 का जब चुनाव होगा, यहाँ मुस्लिम लीग को वोट करेंगे। ऐसे कह सकते हैं कांग्रेस की हार होती दिखाई देगी आपको जब 1945 का चुनाव होगा। ये बात समझ में आई? ये बात आपको एक फैक्ट ही आपको याद रखना है, आप इसे कापी में नोट भी कर सकते हैं। अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं, 1937 के समय जो चुनाव हुआ था उसमें क्या हालचाल चल रही थी ये बता रहे हैं आपको। समझ में आया आपको? आप इसे नोट कर सकते हैं। इनका नाम आपको याद है, मद्रास का, मध्य प्रांत का, एम मतलब मद्रास, एम मतलब मध्य प्रांत, बी मतलब बिहार, एस मतलब संयुक्त प्रांत मतलब यूपी एक प्रकार का, यू मतलब उड़ीसा। यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 3 प्रांत ऐसे भी थे जहाँ सहयोग से सरकार बनाई गई। वे 3 प्रकार, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे आपका असम हो, चाहे आपका बम्बई हो, यहाँ सहयोग से सरकार बनाई गई। इस तरह 11 में से 8 राज्यों में, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार स्थापित की गई, और अनेक प्रकार के मंत्रिमंडल भी बनाए गए, जिसकी सहायता से कांग्रेस के द्वारा सरकार चलाई गई। और यह सरकार ज़्यादा दिन तक रुकने वाली नहीं थी। ऐसा नहीं कि यह सरकार 5 साल तक रुकने वाली थी, यह सरकार केवल 28 महीने तक रुकेगी। कितने? 28 महीने तक। इसका कुछ कारण होगा, ये समझ लेते हैं। अब जानते हैं इस सरकार की क्या क्या उपलब्धियाँ थी, यानी सरकार की उपलब्धियाँ, प्रांतीय सरकारों, प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों की उपलब्धियाँ ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रांतीय कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियाँ। सबसे पहली बात, अगर देखा जाए इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, तो आप ऐसे कह सकते हैं इनकी जो उपलब्धियाँ रही, आप इधर देखिए कांग्रेस की जो उपलब्धियाँ रही। अब ये सरकार बनाएंगे
और जैसे ही सरकार बनाएंगी इनकी कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ जरूर होगी, ये कुछ ना कुछ हासिल करना जरूर चाहेगी। अब देखिए पहला मामला कि कांग्रेस के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया गया। पहली बात आप लिख सकते हैं, पहली बात आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जितने भी कांग्रेस के परंपरागत कार्यक्रम थे जो पहले से चले आ रहे थे, कांग्रेस के कार्यक्रम थे, घोषणा पत्र में लाए जाते थे, उन कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास। कांग्रेस के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास। नंबर 2, ये नंबर 1 था। नंबर 2, भूमि राजस्व कम कर दिया जाए। जो भूमि का राजस्व था ना, टैक्स लिया जाता तो भूमि से, वो कम कर दिया जाए। भूमि राजस्व कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। इसके लिए तो उड़ीसा में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इसके लिए उड़ीसा में तो एक प्रकार के विधेयक भी बनाए गए, कानून भी बनाए गए। वो विधेयक था उड़ीसा में काश्तकारी विधेयक भी लाया गया। काश्तकारी यानी जो हाथ से कार्य करने वाले मजदूर थे, उनके लिए उनकी मजदूरी फिक्स करने के लिए इस तरह के विधेयक भी लाए गए, यानी भूमि पर राजस्व कम कर दिया जाए। ये प्रांतीय कांग्रेस सरकारों की उपलब्धि रही। इस तरह यह सरकार लगभग 28 महीने तक ही रह सकी। कितने? 28 माह तक। 28 माह तक यह सरकार रही। कितने? 28 माह तक। और यह सरकार किस अधिनियम के द्वारा पारित की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी, उसके तहत 1937 में चुनाव हुआ। और जैसे ही चुनाव होगा, इस तरह 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस की सरकार ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाई, 2 साल और 4 महीने यह सरकार चली, यानी लगभग 28 महीने, 28 माह तक। और लेकिन कांग्रेसियों ने यह दिखा दिया कि हम भी सरकार चलाने के लिए सक्षम है। जहाँ जो भारतीय ब्रिटिश लोग थे, वे समझते थे कि भारतीयों को शासन प्रशासन चलाने की समझ नहीं है ना। देखिए उनका जो अनुमान था अंग्रेज़ों का, वो अनुमान गलत साबित होता है। क्योंकि हम भी 28 माह की सरकार चला चुके थे भारत में, और वो भी 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार रही थी। और कांग्रेस की जो सरकार थी, उसका संचालन उसने भारत के राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह, मतलब भारत के 8 प्रांतों में किस तरह उसने शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझे, इसे कांग्रेस की आप सफलता कह सकते हैं। लेकिन देखिएगा उसके बाद इसकी और उपलब्धियाँ भी रही। मजदूरी के लिए न्यूनतम दूरी, नंबर 3 आप लिख सकते हैं, मजदूरों के लिए न्यूनतम दूरी, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई। ये भी एक प्रकार की उपलब्धि, मजदूरों का कार्य किया गया। नंबर 4 आप लिख सकते हैं, जो राजनीतिक कैदी थे ना, उनको रिहा करने का प्रयास किया गया। राजनीतिक कैदी थे, उनको रिहा करने का प्रयास किया गया। और भी लिख सकते हैं आप, समझे। आप इतने फैक्ट, 4 फैक्ट लिखिए, बस 4 फैक्ट बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आपको लिखना है। समझ में आया। उसके बाद चुनौतियाँ क्या थी, यानी ये सरकार बनाई गई थी, हर सरकार के सामने कुछ ना कुछ चुनौतियाँ होती है। आज के वर्तमान समय की जो भी सरकार है, उसके सामने भी कुछ ना कुछ चुनौतियाँ रही होगी। इसलिए 1937 में जो सरकार बनाई गई थी कांग्रेस की, इसके सामने भी कुछ चुनौतियाँ रही होंगी। आइए देख लेते हैं इसके सामने क्या चुनौतियाँ थी। अब महात्मा गांधी थे, चुनौतियाँ क्या, चैलेंज थे इसके सामने। चुनौतियाँ किसकी चुनौतियाँ? सरकार की चुनौतियाँ। कौन सी सरकार? कांग्रेस की सरकार के सामने चुनौतियाँ क्या क्या थी? नंबर फर्स्ट, मैंने कहा जो महात्मा गांधी थे वे यह चाहते थे कि जो कांग्रेस सरकार है, कौन सी सरकार? कांग्रेस। जो कांग्रेस सरकार है, यह है कांग्रेस सरकार। जो कांग्रेस सरकार है ना, यह कांग्रेस सरकार। जो कांग्रेस सरकार में मैंने कहा इनकी सरकार थी कहाँ? प्रांतों में। कहाँ? प्रांतों में। जब प्रांतों में इनकी सरकार होगी, इनकी सरकार प्रांतों में होगी, तो प्रांतों में कांग्रेस की सरकार को सहयोग करना होगा। लेकिन जो केंद्र में तो यहाँ अंग्रेजी सरकार होगी, है ना। प्रांतों में यहाँ कौन होगा? गवर्नर। गवर्नर मत समझते हो आप, राज्यपाल। गवर्नर, राज्यपाल। तो राज्यपाल को इसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। लेकिन देखिएगा यहाँ चुनौतियाँ थी कि यह, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था आप यहाँ तो इसका प्रांतों में सरकार का, अंग्रेजी सरकार का आप सहयोग करेंगे, सहयोग, लेकिन आपको केंद्र में कांग्रेस को कहा गया आपको केंद्र में हमेशा विरोध करना होगा, अंग्रेजी सरकार का हमेशा विरोध करना होगा। समझ में आया? आप प्रांतों में अंग्रेजी सरकार को सहयोग कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, केंद्र में हमेशा आपको विरोध करना होगा। अन्यथा जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन था वो क्षीण हो जाएगा, अर्थात वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने इस तरह का संदेश दिया और ये बहुत अच्छा संदेश था।
लेकिन देखिएगा इसी समय 3 सितंबर 1939 को 3 सितंबर 1939 को मैंने कहा 19 सितंबर एक आपातकाल की स्थितियों का काल है। सितंबर का जो महीना होता है ना, वो बहुत भयंकर वाला महीना होता है। बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई सितंबर के महीने में। 3 सितंबर 1939 को दुनिया 2 भागों में बट गई। एक तरफ जिन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहते हैं, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र 2 भागों में बट गई और इस तरह 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और देखिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन वो जर्मनी जापान और इटली ये आपके ध्रुवीय राष्ट्र है। और इधर साइड में जितने भी यूएस से ब्रिटेन वगैरह वगैरह जितने भी यूएसएसआर, ये सभी बड़े विकसित देश थे, ये सभी एक श्रेणी में थे, दूसरे देश एक श्रेणी में थे, ये आपस में लड़ रहे थे। इसका कारण कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन ब्रिटिश जो सेना थी वो भी बढ़ चढ़कर द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले रही थी। तो ब्रिटिश सेना के लिए भारत को सेना की आवश्यकता पड़ेगी और सेना की आवश्यकता के लिए भारतीय लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन एक बार हमने प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1918 तक अंग्रेजी सत्ता का औपनिवेशिक हुकूमत का साथ दिया था, लेकिन हमें क्या मिला था? रोलक एक्ट। क्या अब हम रोलक एक्ट जैसा कोई कानून चाहते थे? इसलिए भारतीयों ने सहयोग करने से मना कर दिया। लेकिन देखिएगा एक जो लॉर्ड लिनलिथगो है, ये भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बनकर आएगा। ये तो घोषणा भी कर देता है अपने आप ही कि जो कांग्रेस सरकार है और मुस्लिम लीग है, वह कांग्रेस सरकार और मुस्लिम लीग पूरे भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का यानी अंग्रेजों का समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 11 कांग्रेस की सरकारें 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में थी? 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार कौन सी सरकार? अंग्रेजी सरकार को इस्तीफा दे दिया जाता है, यानी केंद्र सरकार को इस्तीफा दे दिया जाता है। और इस तरह जो मुस्लिम लीग है वो पूरी तरह खुश होती है। मुस्लिम लीग खुश होने के साथ साथ यहाँ मुस्लिम लीग के द्वारा और ये इस्तीफा कब दिया गया? ये भी आपको इस्तीफा याद रखना है। क्या दे दिया जाता है? इस्तीफा दे दिया जाता है पूरी 8 प्रांतों की सरकार। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि जो भारतीय लोग थे, कांग्रेस थी, वह अब अंग्रेजों का समर्थन नहीं करना चाहती थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से साफ मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कब? 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया और 30 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। समझ में आया आपको? ये बात आपको पता होनी चाहिए। 22 अक्टूबर 1939 को जो कांग्रेस की सरकार है वह इस्तीफा दे देती है। और जैसे इस्तीफा दे देती है तो तुरंत आप ऐसे कह सकते हैं मुस्लिम लीग खुश हो जाती है। मुस्लिम लीग समझते हैं आप, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाई, मुस्लिम के धर्मगुरु बने फिरते थे जो मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्ति दिवस, इतने खुश, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मुक्ति दिवस? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 डेट भी आपको याद रखनी है। मुक्ति दिवस बनाया गया किसके द्वारा? ये बनाया गया आपका मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा क्या बनाया गया? मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इस तरह आपने मेरे साथ अब तक द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस सरकार ने यानी भारतीय सरकार ने यानी भारतीय लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। उसके बाद की भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह के आमूल-चूल परिवर्तन हुए, ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।